अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, हफ्ते का रोज़ है आज। हर वीकेंड पर हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें ना सिर्फ हम लोग सोशल पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि सियासत से हटकर आवाम और माशरे को जिन चीज़ों की ज़रूरत है या हम गवर्नमेंट की तवज्जो अगर वहाँ पर लाने में कामयाब रहते हैं जिसमें आपका भला हो सके, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। और इसीलिए आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया वो है पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम, तालीमी निज़ाम। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर हम बात करेंगे और इस पर हमने मुसलसल बात पहले की भी है, लेकिन अगर आज हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करें तो बजट की कमी का शिकवा हमने अक्सर होता देखा है। कभी यकसा तालीमी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया जाता है। शहर बड़े हों या छोटे, सरकारी इदारों की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि अक्सर शहरों में स्कूल और कॉलेजेस हत्ता कि यूनिवर्सिटीज़ में भी 2 शिफ्टों में काम किया जाता है। हम बजट पर बहस करें भी तो आदाद शुमार ये जाहिर करते हैं कि वो सहूलियात की फराहमी के लिए किसी हद तक काफ़ी हैं। फिर आ जाएं यकसा निज़ाम तालीम पर, जिस पर काफ़ी हद तक कागजी पेशरफ्त तो हो चुकी है, जिसके मुताबिक तबकाती निज़ाम के खात्मे के लिए यकसा निज़ाम तालीम मार्च से मुल्क भर में नाफिज किया जा रहा है। ताहम इब्तदाई तौर पर इसका नफाज पहली से 5वीं जमात के तलबा पर होगा। इसका तीसरा पहलू ये कि निसाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है और मदारिस की तालीम शामिल। लेकिन जब बात आती है आला तालीम की तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान यहाँ पर अभी खड़ा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में तलबा जो पढ़कर आते हैं, जिसकी डिग्री उनके हाथों में होती है, अमली ज़िंदगी में जाकर उन्हें एक और नए इम्तिहान का सामना होता है। यानी कि वो जब किसी पेशे को इख्तियार करने जाते हैं तो उन्हें बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं और वो उस वर्किंग प्रोसेस से नावाकिफ रहते हैं। इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार नासिब चौगताई साहब। NBC बहुत शुक्र प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब भी, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ैगम खान साहब बहुत शुक्र अपना वक्त देने के लिए। और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात क्योंकि हम कर रहे हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से, सबसे पहले चलते हैं इस मौजू, इस बहस का रुख लेकर बजट की तरफ कि जो बजट एलोकेट किया जाता है पाकिस्तान में, क्या वो इतना काफ़ी रहा है कि जो मसाइल है, जो सहूलियात का फ़क़दान है, जिस तरह से हमारे सरकार की हालत है, असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, क्या वो उसके लिए काफ़ी हैं या नहीं। फिगर्स में आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता कोट करते चले जाऊँगी जिस तरह के हमारे एनालिस्ट का तबसरा चलता रहेगा। सबसे पहले नासिब चौगताई साहब आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा मुल्क में जब से 18वीं तरमीम का नफाज हुआ, ये तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास चले गए फेडरल से हटकर। अब जिस तरह का बजट एलोकेट किया जाता है, आप समझते हैं कि तालीमी निज़ाम में मसला बजट की कमी का है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ा मसला हमारे माइंडसेट का है, तालीम से हमारी बेजारी का है। हमने तालीम पर कभी तवज्जो नहीं दी। मैं बता चुका हूँ आपको कई मरतबा कि मेरा गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया दाखिले के लिए 5th स्टैंडर्ड में, तो मेरा कितना टफ़ टेस्ट हुआ था और 22 तलबा थे और 5 सीटें थी। एक वो मैयार था, एक आज का मैयार है कि स्कूलों की बिल्डिंगें गायब हो गई हैं, कंपाउंड गायब हो गए हैं, वो टीचर्स गायब हो गए। ऐसा मसला क्वालिटी का है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है हमारे पास। बजट का जहाँ तक आप कह रही हैं बजट 2.5 कुछ भी नहीं है हमारी तालीम के लिए। ये 4 होना चाहिए था, 4 या 5 होना चाहिए था। फिर हमारे साथ कई मसाइल हैं। हमारे साथ मसला सियासत का है, हमारे साथ मसला करप्शन का है। हमारे तालीम में सियासत है, करप्शन में सियासत है, हमारे रवैयों में सियासत है। हमारे असातिज़ा अब पूरा वक्त बच्चों को नहीं देते, ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी टीचर्स नहीं रहे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं रही। हमारा निसाब बहुत साल खुर्दा है, बहुत पुराना है। इससे ऐसा निसाब हमारे मुल्क में होना चाहिए कि हर साल उस पर हम रिव्यू करते रहें, कम्युनिटी से पूछकर, टीचर से पूछकर, पेरेंट्स से पूछकर। ये एक मुस्तकिल सिस्टम होना चाहिए। फिर ये कि बेमकसद तालीम ना दें, ख़त्म कर दें। अगर आपको तालीम का मकसद पूरा नहीं करना तो ख़त्म कर दें। बेसिमत तालीम ना दें जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। मेरे 15-20 रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, बहुत तगड़ी रिपोर्ट्स, इवन यूनिसेफ की पड़ी हुई है जो पनिशमेंट के बारे में है। लेकिन पनिशमेंट का ताल्लुक़ भी अपने क्वालिटी टीचर से है। जब तक टीचर क्वालिटी का नहीं होगा, जब तक टीचर पढ़ा लिखा नहीं होगा, आप चले जाएं जनूबी पंजाब में, हमारे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान तो खुद छोड़ दें, वहाँ तो स्कूल खाली पड़े रहते हैं।
سندھ کے اندر صورت حال یہ ہے کہ عمارتیں موجود ہیں، ٹیچر نہیں ہیں. ٹیچر اگر ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہیں کام کر سکیں، وہ جاگیردار کی وڈیرے کی اوطاق میں کام کر رہے ہوتے ہیں. نصاب بہت ضروری ہے، میں آپ کو سمرائز کر دوں، نصاب بہت ضروری ہے، بہتر نصاب بہت ضروری ہے. یہ غیر طبقاتی نصاب پھر آ رہا ہے، 3 حصوں میں آ رہا ہے، مدارس میں اور انگریزی میں اور اردو میں. اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ نصاب کتنی اقسام کا ہے ہمارے ملک میں. رائج ڈاکٹر صاحبہ، اس دفعہ جو بجٹ الوکیٹ کیا گیا صوبائی سطح پر پنجاب میں 391 ارب کم نہیں ہے، سندھ میں 244 ارب یہ بھی کم نہیں، خیبر پختونخوا 190 ارب، بلوچستان 70 ارب روپے. ابھی بھی یہ مسئلہ بجٹ کی کمی کا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو بجٹ کی بات ہے کہ اگر اوورآل آپ دیکھیں تو ہم اپنے جی ڈی پی کا ابھی بھی 2.5 خرچ کر رہے ہیں، جبکہ 4% تو منیمم ریکوائرمنٹ یونیسکو کی ہے. یہ ضرور ہے کہ جب سے یہ 18th امینڈمنٹ میں ایجوکیشن جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ اب ہے اور وہ پروونسز کی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے اپنے بجٹس بڑھائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ بجٹ پھر بھی ناکافی ہیں. دیکھیں، اگر اس وقت جو 22 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اگر صرف بچیوں کو آپ نے اسکولوں میں لانا ہو تو آپ کو 6% بجٹ جو ہے وہ بڑھانا ہوگا. کم از کم 6% بجٹ آپ کریں گے تو آپ ان تمام بچوں کو جو کہ ہمارا مستقبل ہے ان کو آپ اسکولوں میں لا سکتے ہیں. اور تاریخی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، آپ تمام حکومتوں کا دیکھیں جو ٹریک ریکارڈ ہے، کیونکہ تعلیم ہمارے حکومتی سطح پہ ہماری ریاست کی ترجیح رہی نہیں ہے، کبھی اٹ از ہوورنگ اراؤنڈ 2.5%. کسی ایک کا اس میں آ کے 3% ہوا تھا، ورنہ بٹوین 2 and 3% کے بیچ میں ہی یہ ہمارا بجٹ رہا ہے. تو جہاں تو بجٹ کی کمی کا ایشو ہے، پھر اس کے ساتھ اس سے جڑا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ بجٹ خرچ بھی نہیں ہوتا. کیپیسٹی جو ہے، مطلب وہ آپ ریلیز نہیں کرتے اور وہ بجٹ جو ہے وہ پھر اگلے سال کے لیے اس کو آگے لے جایا جاتا ہے کہ وہ پھر اگلے سال میں چلا جاتا ہے، اور وہ بجٹ بھی جو خرچ کرنے کی صلاحیت. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بجٹ جہاں خرچ ہو رہا ہے وہاں پہ جس طرح بیگ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی، جو کرپشن ہے، مطلب آپ دیکھیں جو گھوسٹ سکولز ہیں یا وہ جو ٹیچرز تنخواہیں لیتے ہیں مگر وہ اسکولوں میں نہیں آتے، تو اس کا آپ دیکھیں کہ جو ہمارے خزانے کو نقصان پہنچتا ہے اور بچوں کا، کیونکہ بہت سارے جو ہیں کہ یہ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ایز اے ٹیچر مگر وہ اسکولوں میں نہیں آتے مگر وہ تنخواہیں لیتے ہیں. تو بجٹ سے ریلیٹڈ بھی یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. پھر بجٹ کی کوئی جینڈر بجٹنگ نہیں ہوتی ہے، اس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو جینڈر گیپ ہے لٹریسی لیول میں، دیکھیں پرائمری کے اندر انرولمنٹ کچھ بڑا ہے لیکن ڈراپ آؤٹ ریشو ہمارا بہت زیادہ ہے. مڈل میں اس کی ایک بچیوں کی خاص طور پہ جہاں پہ سوشل وجوہات ہیں کہ جلدی شادیاں یا دوسرے معاملات، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بچیوں کے پھر اسکول کالجز جو ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو میل بوائز ہیں ان کے لیے. تو یہ سب کیونکہ آپ بجٹ کی بجٹنگ نہیں کرتے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے علاقے میں، کون سے ڈسٹرکٹ میں، کون سے یونین کونسل میں کیا ضرورت ہے، وہاں کتنے بچے جو ہیں ان کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ملنا چاہیے. تو آپ بجٹ کا جو ایک آپٹیمل یوز ہے، آپ ایسی جگہوں پہ 4 اسکول ہیں ایک ہی وہ قریب بنے ہوئے ہیں، یا وہاں پہ پرائیویٹ سکولز بھی آپ کو پتہ اب آ گئے ہیں، اور کئی جگہوں پہ میلوں تک کوئی سکول نہیں ہے. تو یہ جو ایک میپنگ کرنی چاہیے تاکہ جو ہم اپنا انفراسٹرکچر بنائیں وہ اکارڈنگ ٹو نیڈز ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ بجٹ سے بھی ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو صرف یہ بجٹ کی اوور آل ضرور کر دیا جاتا ہے لیکن بجٹ خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ ہماری پالیسی اس طرح سے نہیں بنائی جاتی. ڈاکٹر ناصر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہ فرمایا کہ ابھی بھی ہمارے پاس اسکول اور کالجز کی تعداد کم ہے، اور واقعی پاکستان میں اگر ہم کراچی کی سب سے بڑی مثال لے لیں تو وہاں پر بھی جو اسکولز ہیں وہ 2 شفٹوں میں چلائے جاتے ہیں. جی، آپ کے سوال کا جواب بالکل میں ہاں میں دوں گا کہ بجٹ کی کمی ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا بجٹ چاہیے اور کس مقصد کے لیے چاہیے. اچھا، کتنا بجٹ چاہیے اس کا جواب تو ہم بین الاقوامی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ممالک جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے وہ کتنا جی ڈی پی کا یعنی مجموعی قومی پیداوار کا کتنا حصہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کیوبا ہے جو کہ 12%.
12% GDP का वो सिर्फ एजुकेशन पे एलोकेट करते हैं। उसके अलावा आप देखें, जब नेल्सन मंडेला को रहाई मिली और वो सदर बने तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का है, तालीम का है, तो तकरीबन 10% GDP का उन्होंने एजुकेशन पर दिया। इस वक्त भी हत्ता कि वो ममालिक जो तकरीबन 100% तक खानगी हासिल कर चुके हैं, लिटरेसी हासिल कर चुके हैं, वो भी अपना 8 से 10% तक खर्च कर रहे हैं। स्कैंडिनेविया के ममालिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं, और अगर वो चाहें तो थोड़ा उसमें कट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 8 से 10% तक करते हैं। जर्मनी बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, हत्ता कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो 8 से 10%, हालांकि वो कितनी बड़ी जंग का शिकार रहा है पिछले 40 साल में, लेकिन उनकी तवज्जो भी एजुकेशन पर है। भारत का बजट जो है वो तकरीबन 4% GDP का जा रहा है, बांग्लादेश तकरीबन 5% जा रहा है, और हम जैसे अभी डॉक्टर बारी ने कहा, हम 75 साल से 2 से 3% से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सके। अच्छा, ये मतलब नहीं है कि हमारे पास बजट है नहीं, यानी वसाइल नहीं है, वसाइल हमारे पास हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारे वसाइल जाते कहाँ हैं। असल में होता ये है कि जब रियासती सतह पर कोई फैसला किया जाता है तो उसके लिए वसाइल निकाल लिए जाते हैं। हमें एटम बम बनाना था, हमने वसाइल निकाल लिए, बना लिया। हमारी रियासत की तरजीह ये नहीं रही कि हमें आवाम को तालीम देनी है। अगर वो ये तरजीह बना लेते तो बजट निकाल लेते। ये पहली बात। दूसरी बात जो मैंने कही कि जब हम बजट की बात करते हैं कि हमें बजट 5 से 10% तक करना पड़ेगा, वरना हम अगले 50 साल तक भी खानगी हासिल नहीं कर सकेंगे। और खानगी का क्या मतलब है, आप देखें, इन आदाद शुमार को जहन में रखें कि इस वक्त पाकिस्तान में सरकारी जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है इस साल का, उसके मुताबिक लिटरेसी रेट हमारा 60 से 62% है। और जो इंडिपेंडेंट माहिरीन तालीम है हमारी तरह, वो ये जानते हैं कि इसमें भी ज़रा सा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। हमारे यहाँ असल खानगी का तनासुब 50% से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ अगर 22 करोड़ की आबादी है तो हम 10 से 11 करोड़ चिट्टे अनपढ़ लोग हमारे यहाँ हैं, जो कि दुनिया में भारत के बाद सबसे बड़ी तादाद है। तो ये एक इंतहाई इमरजेंसी यानी हंगामी सूरत हाल का हम सामना कर रहे हैं, और हम अगले 50 साल भी अगर हम बजट अपना नहीं बढ़ाएंगे तो इसको हम पूरा नहीं कर सकते। बजट जाएगा कहाँ? अब मैं इस पर आता हूं, जो डॉक्टर बारी ने बात की, ये अहम बात है कि बजट जो है वो खर्च नहीं होता। देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन 90% से ज्यादा बजट जो इस वक्त जा रहा है वो तनख्वाहों में जा रहा है, असातिज़ा की तनख्वाहों में, और वो पूरी तरह खर्च हो जाता है क्योंकि टीचर्स को तो तनख्वाहें देनी है। जो तरक्याती अखराजात होते हैं जिससे आपको एजुकेशन में कुछ डेवलपमेंट लेकर आनी है, वो जो बचा कुचा हमारा 10% पैसा होता है हमारे बजट का, उसमें से कुछ हिस्सा लैप्स होता है। लेकिन ये बिल्कुल इस चीज़ का जवाब नहीं है कि हमारा बजट नहीं बढ़ाया जाए। हमें वफाकी सतह पर बजट बढ़ाकर वो पैसा, मतलब आप कह रहे हैं कि बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो असातिज़ा की तनख्वाहों में निकल जाता है। 90%। ठीक है, 90%। ज़ख़म खान साहब, एक तो ये बता दीजिए कि कितना एग्री करें आप इस बात से, और वाकई ऐसा है कि हम सरकारी स्कूल्स की, कॉलेजेस की साइंस लैब्स या कंप्यूटर लैब्स जाकर देख लें तो उनकी हालत पर रोना आता है। बजट की कमी का इशू है, इसलिए ऐसा हो रहा है? बजट की कमी एक अहम और बुनियादी इशू है, और बिल्कुल है, लेकिन ये इशू भी एक और मसले की तरफ निशानदही करता है, और वो है कमिटमेंट की कमी। असल मसला गरीब का बच्चा है। इन सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा जाता है, और गरीब का बच्चा ना रियासत के रडार पर है, ना हुकूमत के रडार पर है, ना पॉलिसी मेकर्स के रडार पर है, ना हमारी सिविल सर्विस के रडार पर है, ना हमारी मिडिल क्लास के रडार पर है। हम सब खुश हैं कि गरीब का बच्चा हमारे घर में मजदूरी करता है, उनके वालिदैन हमारी खिदमत करते हैं, उनकी किस्मत बदलने में किसी की इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए हम बजट लगाने को तैयार नहीं हैं। हम रिसोर्सेज गरीब के बच्चे की तरफ डाइवर्ट करने को तैयार नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चा सड़कों पर फिर रहा है, जिसे स्कूलों में होना चाहिए। 40% स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, 48% में टॉयलेट्स नहीं हैं, 37% में बाउंड्री वॉल्स नहीं हैं। और इससे रिलेटेड जो और मसले हैं, ये तो एक मसला है ना, लेकिन इसके साथ साथ जो और मसले हैं कि जिन स्कूलों में बजट आता भी है, जिन स्कूलों में जो पर बच्चा, एक बच्चे का खर्च जो है वो प्राइवेट स्कूल जितना या प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा है, क्या वहाँ ऐसे बच्चे निकल रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों के बराबर हैं? ऐसा नहीं है। मियार तालीम वहाँ बहुत कम है, क्योंकि आप किसी भी तरफ को, एजुकेशन की किसी भी आप इंडिकेटर को, आउटकम को देख लें, किसी भी अहम जो जुज़्व होता है
एजुकेशन का, उसको आप देख लें, आप पॉलिसी को देख लें, इम्तहानी निज़ाम को देख लें, टीचर्स की क्वालिटी को देख लें, एनरोलमेंट को देख लें, करिकुलम को देख लें, मैनेजमेंट को देख लें, रिसर्च की क्वालिटी को देख लें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देख लें, हर चीज़ में आपको मसला नज़र आएगा। आपको करप्शन नज़र आएगी, आपको सियासी मुदाखलत नज़र आएगी। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके देखिए, MPA MNAs का सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम है वो उस्तादों और उस्तानियों के तबादले कराना, मुदाखलत करना, और घुसे होते हैं मुसलसल, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही घुसे होते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कबाड़ा करने को ही वो लगे होते हैं। तो ये सब मसले हैं, लेकिन जाहिर है पैसा सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर पैसा अवेलेबल ना हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। रज़ा रूमी साहब, पाकिस्तानी स्कूलों की हालत आपने भी देखी है, बचा के आप बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम बाहर से मवाजना करें तो ये बजट की ही सिर्फ कमी है? देखिए, बजट की कमी बिल्कुल है, और इसका बड़ा अच्छे तरीके से डॉक्टर फरजाना बारी ने कहा कि यूनेस्को की जो गाइडलाइंस हैं और जो वो एडवाइस करते हैं कि 5% आपके जो कौमी दौलत है या इनकम है, GDP, उसका शेयर खर्च होना चाहिए तालीम के ऊपर। उस लिहाज से तो हम उससे तकरीबन आधा भी बमुश्किल कर रहे हैं, और ये एक जो है एक दरीना मसला है। 18 अमेंडमेंट के बाद इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है कि कुछ सूबाई सतह के ऊपर बजट जो हैं वो इंक्रीज हुए। बलूचिस्तान में तो शायद 3 गुना बढ़ा था, और पंजाब में भी डबल हुआ है तकरीबन, और दीगर सूबों में भी इस तरह इजाफा हुआ है। मगर ये नाकाफ़ी है, और ये नाकाफ़ी इसलिए है कि जो चैलेंजेस दरपेश हैं सरकारी स्कूलों को, वो इतने वसी और इतने गंभीर हैं कि अगर उनका बयान हम करना शुरू करें तो ये पूरा शो क्या, पूरा दिन लग जाएगा। कि कई स्कूलों की छतें नहीं हैं, बाउंड्री वॉल्स नहीं हैं, टॉयलेट्स का जिक्र किया, पानी नहीं है पीने को, और अक्सर औकात तो टीचर्स नहीं हैं। और सबसे बड़ी जो अहम मसला है कि टीचर्स, अंग्रेजी के, मैथ्स के और साइंस के टीचर्स की हमेशा कमी का सर्वे शो करते हैं कि कई हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पर नहीं है मौजूद टीचर्स, और वो आप कैसे उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, आप कैसे उनको देही इलाकों में लेकर आएंगे। आपको उनको बेहतर सैलरी देना होगी, और एक बेहतर वर्क एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको वसाइल चाहिए। मगर यहाँ पर दूसरा एक इशू है, वसाइल की जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है। मेरे नज़दीक वसाइल से भी बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस का है, या जिस तरह से इन वसाइल को खर्च किया जाता है। एजुकेशन को बिल्कुल जो है एक तरह से सेंट्रलाइज किया हुआ है। सूबों की जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके हाथ में पूरे का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, और तमाम हज़ारों लाखों बच्चों का मुस्तकबिल उनकी चंद मुट्ठियों में बंद होता है। और वो कहीं भी दुनिया में जहाँ जहाँ तालीम का जो है जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं उसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है वो बेहतर रहा है। यानी कि ज़िले की सतह के ऊपर, तहसील के ऊपर, यूनियन काउंसिल के ऊपर, और पेरेंट्स और असातिज़ा और स्कूलों की मदद से और कम्युनिटीज़ की मदद से एजुकेशन जो है वो बेहतर हुई है। मगर हमारे यहाँ इसको बार बार जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी लोकल गवर्नमेंट का वो लेकर आते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। और जब तक हम इसकी ये जो ढांचा है तालीम का सूबे के लेवल पर, इसको ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त से आज़ाद नहीं करेंगे, आप भले 5% कर दीजिए और अरबों रुपए डाल दीजिए, वो नीचे नहीं जाता। उसमें करप्शन भी बेतहाशा होती है। और किसी टीचर से रज़ा रूमी साहब के करप्शन है, और मैं बस यूं कहूंगी कि अपने ज़माने तालिब इल्मी का अगर हवाला दूं, 9वीं और 10वीं जमात मैंने एक सरकारी स्कूल से की है, और तकरीबन वहाँ पर बच्चों की तादाद जो थी वो 950 थी, और एक पानी की टैंकी थी। गर्मी में भी पानी वहाँ पर गर्म आया करता था, ठंडे पानी की टैंकी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। MPs आते थे, अनाउंस करके जाते थे कि वहाँ पर ठंडे पानी की टैंकीज लगाई जाएंगी, ये होगा वो होगा। शायद कि बजट भी एलोकेट किया जाता हो, लेकिन न जाने इंतजामिया वो कहाँ लेकर जाती थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो इसी से रिलेटेड है कि पाकिस्तान में कहा गया है कि यकसा निज़ाम तालीम जो है वो राइज किया जाएगा। मार्च 2021 के हवाले से इसकी इंडिकेशंस दी गई हैं कि पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक के तलबा को पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम पढ़ाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से क्या बयान दे चुके हैं, आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। पाकिस्तान के अंदर ये जो थ्री टियर सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन अपार्टहाइड है, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम,
उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, 3 डिफरेंट कल्चर्स एक मुल्क के अंदर आ रहे हैं। सो ये पहली दफ़ा हुआ कि पहली चीज़ एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाएगा। इंशाल्लाह मार्च 2021 में एक जो सिलेबस है वो पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक एक जैसा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से यकीन दहानी करवाई है। डॉक्टर फरजाना साहिब, आप समझती हैं कि अगर हम एक यकसा निज़ाम तालीम की तरफ जाते हैं जिसमें उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हत्ता के मदारस भी शामिल हैं, पहली से 5वीं जमात के सभी तलबा एक ही सिलेबस पढ़ेंगे, ये जो नई सरगर्मी होगी, ये जो एक्टिविटी होगी, ये जो फैसला होगा, उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, हम कामयाब होंगे इसमें? लेकिन पहली तो बात है कि आप एक तबकाती निज़ाम तालीम में फिर आप यकसा निज़ाम तालीम की बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और मदारिस अपनी जगह पे कायम हैं, वहाँ पे ये जो एजुकेशन आप समझते हैं कि जो करिकुलम आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ये एक, मैं समझती हूँ कि ये एक अगेन पॉलिटिकल स्टंट है। बेसिकली तो पता नहीं मदारिस वाले वो तालीम जो है मैथ या साइंस या वो पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, हिंदू या क्रिश्चियंस होंगे, उनके लिए क्या कोई टीचर्स का इंतज़ाम होगा, उनकी रिलीजन एजुकेशन का क्या होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो सारा फ्रेमवर्क है, और ना ही हमने मतलब जो कोर्स अभी तक जो कंटेंट है उस यकसा निज़ाम तालीम का, क्योंकि ये मदारिस वगैरह जिनको वो कह रहे हैं उनको अपने उसमें लाने के मैं तो ये समझती हूँ कि ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 25A की वजह से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है उसका 16 साल तक की तालीम मुफ्त और कंपलसरी है। तो उनको सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि तमाम बच्चों को जो पब्लिक स्कूल्स हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको बेहतर किया जाए। उसके बाद कोई किसी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है तो भले से भेजे, मगर ये है कि एक जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करके, और ये एक जिसको हम कहते हैं गैर तबकाती निज़ाम तालीम जो है, गैर तबकाती निज़ाम तालीम आप उसको लेकर आए। ये सिर्फ इस बात से नहीं हो जाएगा कि तबकाती निज़ाम तालीम तो आपने कायम व दायम रखें कि मदरसे भी हो और प्राइवेट अंग्रेज़ी मीडियम भी हो और उर्दू मीडियम भी हो, और आप ये दावा करें कि हम इसमें यकसा निज़ाम तालीम लेके आएंगे। मैं समझती हूँ ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है। कम अज़ कम मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर कोई इस तरह की पेशरफ्त होगी। सही। NBC मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे बमुश्किल ही किसी फील्ड में आगे जाने की सलाहियत रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा सोच रहे हैं तो क्या बेहतर सोच रहे हैं? ये निज़ाम कामयाब होगा यकसा तालीम का? हाँ बिल्कुल, अगर सोच रहे हैं सोचना चाहिए उनको, और सोच पर अमल भी करना चाहिए। अब आप देखिए, मदारिस की आप जो बात कर रहे हैं, कितनी वहाँ रेजिस्टेंस आएगी, आ सकती है। बिल्कुल सही है कि सब मुत्तफ़िक़ हैं, सब इत्तफ़ाक़ राय रख रहे हैं। इत्तफ़ाक़ राय बहुत सतही है। ये इन डेप्थ नहीं है। ये अंदरून मदरसा नहीं होगा, आपको मिलेगा अंदरून मदरसा। देखिए, KP के गवर्नमेंट ने शायद 70 करोड़ रुपए डोनेट किया था अकोला खटक को, वहाँ का निज़ाम तालीम किया है। अब इसलिए किया था ना कि आप निज़ाम तालीम तब्दील करें। क्या निज़ाम तालीम में जाके चेक कर लें आप। इसी तरह हमारे बहुत से मदरसे जिन्होंने वादा किया था कि हम इसको इस सतह पर लाएंगे जो मौजूदा सतह है हमारी आम तालीम की, नहीं ला पाए, वो नहीं ला पाए। कैपेसिटी नहीं है, इतनी सूरत हाल नहीं है। अच्छा, वहाँ पर टीचर्स जाएंगे, वो टीचर्स जो स्कूलों के होते हैं वो उन्हें काबिल कबूल नहीं होंगे। मदरसों के साथ साथ मैं ये अर्ज़ करूँ कि हम एक तबकाती निज़ाम में, एक तबकाती निज़ाम तालीम में एक गैर तबकाती निसाब डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा ख़्याल है गाड़ी के पीछे बैल बांधने वाली बात है। पहले हमें अपने पूरे निज़ाम को ठीक करना होगा, अपनी सोच को ठीक करना होगा, अपने जो निसाब है, हमारा निसाब मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको ठीक करना होगा, और उसको हमें पाकिस्तान के मुताबिक बनाना होगा। हमें उसमें देवमालाई कहानियों के बजाय हक़ाइक़ बयान करने होंगे कि हक़ाइक़ हैं क्या, तारीख़ क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, हमारी हेरिटेज क्या है। अगर हम मोंजेदारों को छुपा दें अपने निसाब से और हम किसी और को सामने लेके आ जाएं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम साइंस को छोड़ दें, चले साइंस को भी छोड़ दें आप, मैं बड़ी तालीम की बात कर रहा हूँ, आला तालीम की,
PhD की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, गालिब, मीर, जिगर, फैज़ अहमद फैज़, नूम नीम दानिश और हबीब जालिब, इन पे हम डॉक्टरेट कर रहे हैं भाई। ये डॉक्टरेट किस काम की है हमारे? हमें किस फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा देगी ये डॉक्टरेट करने वाला एक स्कूल में प्राइमरी टीचर तो ले सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता। हमें इस पर भी गौर करना होगा कि हमारे हायर एजुकेशन कमीशन का बजट क्या है, फंड क्या है और वो कर क्या रहा है। इस पर भी तफसीलन बात करते हैं हायर एजुकेशन के हवाले से, उस पर भी अभी मुझे बात करनी है। पॉइंट आपका इस पर आ गया। ज़ैगम साहब, शफकत महमूद साहब का मुझे बयान याद है, उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह से सिलेबस को डिज़ाइन किया है कोई इस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि हुकूमत ने अच्छा सिलेबस मुतारफ़ नहीं करवाया। वो पहली से 5वीं की बात कर रहे थे। आप समझते हैं कामयाब हो सकेगा ये निज़ाम तालीम? बड़ी आसान बात है, एक धेला लगाए बग़ैर कमेटियाँ बनाकर और नारे लगाकर वो ये दावा कर सकते हैं कि एक जैसा निज़ाम तालीम आ रहा है और तबकाती निज़ाम ख़त्म हो रहा है। यही PTI है, 7 साल से KP में हुकूमत कर रही है। KP का ही ज़िला है जिसका नाम है कोहिस्तान। कश्मीर के ज़लज़ले में जो उसके स्कूल गिरे थे, सैकड़ों स्कूल अभी तक बिल्ड ही नहीं हुए। हज़ारों बच्चे, इंतहाई सख्त मौसम का ज़िला है जहाँ 4 महीने से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी रहती है, वो बग़ैर छतों के पढ़ते हैं। क्या वो बराबर हो जाएंगे इस्लामाबाद मॉडल स्कूल के? इसलिए कि यहाँ से 10 सफ़े की एक दस्तावेज़ जाएगी जो उनको बताएगी कि ये आपका करिकुलम है, आपको मुबारक हो, आज से आप इस्लामाबाद के बराबर हो गए। ना सिर्फ सरकारी इस्लामाबाद मॉडल स्कूल के बराबर हो गए, बल्कि इस्लामाबाद के उस स्कूल के भी बराबर हो गए हैं जहाँ बच्चा 40,000 रुपये फ़ीस देता है। एक तबकाती निज़ाम की जो हकीकतें हैं उसको जहन में रखें। सबसे पहले हमारी अशराफिया अपने दिमाग में से ये तबकाती खन्नास निकाले, गरीबों के बच्चों के साथ हमदर्दी महसूस करें। कम से कम जो साल से स्कूल गिरे हुए हैं उन स्कूलों को तो बनाए, बच्चों को इतना कंफर्ट तो हो कि वो जिस लेवल से आए हैं कुछ तो उससे बेहतर परफॉर्म कर सकें। मदरसों को क्या आप करिकुलम दे के बेहतर कर लेंगे? क्या वज़ीर आज़म साहब को, शफकत महमूद साहब को मालूम नहीं है कि मदरसे में कौन बच्चे आते हैं? ये वो बच्चे आते हैं जो इस वजह से आते हैं कि वालिदैन को खाना नहीं खिला सकते, वालिदैन को कपड़े नहीं दे सकते, अपने घरों में रख नहीं सकते। आप ऐसे स्कूल बना सकते हैं जो बच्चों को कपड़े भी दें, जो उनको रिहाइश भी दें, उनको खाना भी दें, ताकि ऐसे गरीब तरीन वालिदैन जो अपने बच्चों को खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, यकीन कीजिए वो मदरसे में नहीं भेजेंगे, वो ऐसे स्कूल में भेजेंगे। तो बिल्कुल मदरसे की बजाय उस सरकारी स्कूल को फोकियत देंगे जहां मदरसे जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो नारे लगाने की बजाय कुछ करके दिखाएं और हकीकी तौर पर तबकाती निज़ाम तालीम को ख़त्म करें। डॉक्टर साहब, देखिए ये जो सवाल है ना, इनका जो दावा है यकसा तालीमी निज़ाम का, ये दावा तो ये इंतखाबात से पहले PTI के मैनिफेस्टो में भी था कि हम यकसा तालीमी निज़ाम लाएंगे, ठीक है। और जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी जारी किए उसमें असद उमर साहब भी शामिल थे जिन्होंने एक पॉलिसी पेपर जारी किया था इलेक्शन से पहले, और उन्होंने कहा था हम यकसा तालीमी निज़ाम लाएंगे। लेकिन इन्होंने किया क्या है, इन्होंने बड़ी चालाकी से उसको बदल दिया है यकसा निसाब में। यानी ये गुमराह कुन किस्म का स्टेटमेंट है। और जैसे अभी डॉक्टर बारी ने कहा कि ये एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा, या मैं कहूँगा कि लॉलीपॉप या गुब्बारा है कि बच्चा रो रहा है तो आप दे दें ताकि लोग थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएं। असल बात यह कि जब हम यकसा तालीमी निज़ाम की बात करते हैं तो तालीमी निज़ाम है क्या? तालीमी निज़ाम में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो रसाई यानी एक्सेस का मसला होता है, दूसरे क्वालिटी या मेयार तालीम का मसला होता है। तो जब हम यकसा तालीमी निज़ाम की बात करते हैं तो हमें तमाम बच्चों को यकसा रसाई देनी चाहिए तमाम सहूलतों की जो कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में लोगों को दस्तयाब हैं, अशराफिया को। तो वो तो नहीं कर पा रही है। अच्छा, ना इन्होंने बजट बढ़ाया, यानी हम ये तवक्का कर रहे थे कि अगर ये तब्दीली की हुकूमत है तो ये 2% से 4-5% तक ले जाएगी, वो नहीं ले जा सकी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो काम शुरू किया जो इनको करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था? इसलिए कि इस वक्त जो वफाकी वजारत तालीम है उसका पूरा नाम है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये इसका पूरा नाम है। यानी इस वक्त जो वजारत है 18वीं तरमीम के बाद उसका नया नाम है कि वफाकी तालीम को देखना है। यानी इनका काम सिर्फ उन तालीमी इदारों को देखना है जो बराह रास्त वफाक के ज़ेर असर आते हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को पूरे मुल्क में देखना है। तो इनको फोकस करना चाहिए था इन चीज़ों पर। जो करिकुलम है ये 18वीं तरमीम के बाद पहले से ही सूबों को मुंतकिल हो चुका है, ये इनकी डोमेन में वफाकी था ही नहीं।
چونکہ یہ اور کچھ اچھا کام نہیں کر سکے تو انہوں نے کہا آسان ترین کام ہے یہ شروع کر دیں. اچھا اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی پیسہ نہیں لگا, انہوں نے خود ان کے اپنے دعووں کے مطابق شفقت محمود صاحب نے دعویٰ کیا ہے اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ انہوں نے 400 سے زیادہ کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف لوگوں کو تقریباً 1 سال تک لگائے رکھا ہے اس کریکولم کو بنانے کے لیے, یعنی جس کو یہ یکساں نصاب تعلیم کہہ رہے ہیں. میں